गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स वेदा में आप सभी का स्वागत है और डेरिवेशन हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये छूटा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सर्कुलर आर्क। हमने रिंग का पढ़ लिया था, डिस्क का पढ़ लिया था। उसके बाद हमने स्फेयर में भी हमने टू टाइप्स से देखा था उसको। एक तो जब स्फेयर आपका कंडक्टिंग है या फिर मेटालिक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर। दूसरा हमने देखा था कि नॉन कंडक्टिंग। सारे के सारे डेरिवेशन हो चुके थे। नेक्स्ट हम लोग इसमें फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जो चीज़ गिवन है वो है सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो सबसे पहले तो हम एक आर्क ड्रॉ करें। तो जी हमने एक सर्कुलर, लेट अस सपोज कि सर्कुलर आर्क हमने ये कुछ ऐसा ड्रॉ किया। फिगर थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं इसका। जी ये सर्कुलर आर्क हो गया। सर्कुलर आर्क कहने का मतलब कि किसी रिंग का ये पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सर्कुलर आर्क। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब आर्क सर्कुलर है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। चलिए उसके सेंटर को हम कहीं यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं। लेट अस सपोज दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। ये हो गया। उसके बाद हमने जो एंड पॉइंट्स हैं इस जो सर्कुलर आर्क है उसको हमने इससे मिलाया, ये ऐसे कुछ, और यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया ये। उसके बाद हमने देखा कि सेंटर पे, ये जो सेंटर हमने सी मान रखा है, इस सेंटर पे जो सर्कुलर आर्क है वो फाई एंगल बना रहा है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि टोटल एंगल यहाँ पे जो बन रहा है सेंटर पे दैट इज़ फाई। ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये है आपका फाई के बराबर। टोटल चार्ज इसको गिवन है Q, और हम ये मान लें कि ये जो सर्कुलर आर्क है इट वॉज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और साथ ही साथ इस आर्क की रेडियस को हम R मान ले रहे हैं। लेट अस सपोज R वाज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। ये सारी की सारी चीज़ें गिवन है। अब इस पूरे आर्क की वजह से हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। अब चलिए इसको शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला हम काम क्या करें कि ये जो एंगल फाई दिख रहा है ना, तो बीचों बीच एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये लाइन आपकी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। रेफरेंस लाइन जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपका हो जाएगा 5/2, और इधर वाला जो एंगल है ये भी आपका हो जाएगा 5/2। बीचों बीच से लाइन जा रही है। इस लाइन के अबाउट ये आर्क सिमेट्रिकल है, जैसा लेफ्ट में है वैसे ही राइट में भी है। अब हम काम क्या करें कि हमने क्या किया कि यहाँ से इस लाइन से या तो राइट में आप एलिमेंट को चूज़ करिए या तो लेफ्ट में आप एलिमेंट को चूज़ करिए। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोगों ने रॉड के बारे में देखा था। रॉड में हम देख रहे थे कि एक लाइन होती थी, जैसे मान लीजिए कि अगर इक्वेटोरियल लाइन की हम बात करें तो उसके या तो लेफ्ट में या तो राइट में कहीं पे एक एलिमेंट चूज़ करते थे। उस एलिमेंट पे चार्ज हम कंसिडर करते थे dq, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। जैसा आपका बॉडी सरफेस होता था उसके अकॉर्डिंग लिमिट हम लोग लगाते थे वहाँ पे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हम गए थीटा डिग्री पे और एक एलिमेंट चूज़ किया। ऐसा थीटा डिग्री पे गए और एक एलिमेंट हमने चूज़ किया इस आर्क के ऊपर। और मान लें कि वो जो एलिमेंट था उसका विड्थ, एंगुलर विड्थ की अगर बात करें, ये एंगल आपका हो गया थीटा, और ये जो एंगुलर विड्थ है इसको हमने मान लिया ये जो एंगल था वो था डी थीटा। ये हमने एलिमेंट यहाँ पे चूज़ कर रखा है इस आर्क के ऊपर। अब इस आर्क, ये जो एलिमेंट हमने चूज़ कर रखा है, अगर इसके लेंथ की अगर हम बात करें, इस वाले लेंथ की बात करें, तो आप बोलोगे ये तो हो गया एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस हो जाएगा। आर्क इज इक्वल्स टू होता है एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो सिर्फ हम इतने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आर्क है डी थीटा एंगल बना रहा है, साथ ही साथ रेडियस की वैल्यू आपकी आर है, तो इसका जो होगा ये हो जाएगा आर डी थीटा। और हमने मान लिया जो इस पर चार्ज है वो चार्ज हमने मान लिया कि चार्ज है आपका डी क्यू। अब इस चार्ज की वजह से सबसे पहले इस सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ये जो आपका आर डी थीटा, इतने लंबाई का आपका छोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है, एलिमेंटल स्ट्रिप, इस पर चार्ज आखिरकार है कितना। तो चलिए उसको हम चार्ज को लिखते हैं, यूनिटरी मेथड का ही हम यूज़ करेंगे। आप ऐसे सोचिए कि टोटल चार्ज Q गिवन है उस आर्क को जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है पूरा फाई। आप ऐसे सोचिए कि अगर सेंटर पे एंगल फाई बन रहा है, अगर सेंटर पे फाई बन रहा है एंगल, तो उस आर्क पे चार्ज कितना है Q। ऐसे हम लोग सोचेंगे
यानी वो आर्क जो सेंटर पे फाई एंगल बना रहा है उस पर टोटल चार्ज है क्यू। तो अगर कोई आर्क ऐसा होता जो यूनिट एंगल बनाता तो उस पर चार्ज हो जाता क्यू डिवाइड बाई फाई। लेकिन हमें निकालना है एक ऐसे आर्क के ऊपर चार्ज जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल आप देखिए डी थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर कोई आर्क डी थीटा एंगल बना रहा है तो उस पर चार्ज हो जाएगा, हमने मान लिया डी क्यू, एंड डी क्यू विल बी इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई फाई मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया डी थीटा। सो डी क्यू की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब इस डी क्यू की वजह से सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। तो चलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए सबसे पहले। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही माइन्यूट छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू बहुत कम है। सो डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाई, ये डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है रेडियस के बराबर। आप ये देख सकते हैं डिस्टेंस आर के बराबर होगी, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको फर्दर आगे डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा के एंड डी क्यू वॉज इक्वल्स टू क्यू बाई फाई डी थीटा, ये हो जाएगा क्यू बाई फाई डी थीटा डिवाइड बाई, ये नीचे आर स्क्वायर आपका पड़ा हुआ है तो ये हो गया आर स्क्वायर। सो ये तो डी हो गया। अगर डी ई के डायरेक्शन के बारे में हम बात करें तो आप बोलेंगे इस पॉइंट सी पे जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये हो गया आपका डी ई। ठीक है, ये डी ई हो गया। अभी इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, ये इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल है आपका हो गया थीटा। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट निकल के आने वाले हैं डी ई के। एक तो कंपोनेंट होगा जो कि इसी लाइन के अलॉन्ग होगा इधर, और एक कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट जो कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, आपको पता है कि ये हो जाएगा डी ई कॉस ऑफ थीटा, और ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये हो जाएगा डी ई साइन ऑफ थीटा। अब देखिए होगा क्या, जैसे हमने इस साइड इस लाइन के राइट साइड में हमने थीटा एंगल पे एलिमेंट चूज़ किया, वो डी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसका डी साइन थीटा इधर, डी कॉस थीटा इधर। ऐसे अगर ये एलिमेंट उतने ही एंगल पे हम इधर चूज़ करते हैं ना, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाता है डी ई, उसका डी कॉस थीटा तो इधर ही होता है, लेकिन डी साइन थीटा उसका उधर हो जाता है। इसका मतलब डी साइन थीटा आपस में कैंसल आउट होंगे, फिगर सिमेट्रिकल है। इधर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के जो डी साइन थीटा होंगे इधर वाले एलिमेंट के डी साइन थीटा से कैंसल आउट हो जाएंगे। आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते थे कि भैया इतने ही एंगल पे इधर हमने कोई एलिमेंट अगर ऐसे चूज़ किया होता तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है डी ई वो इस डायरेक्शन में होता, डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर होता, डी साइन थीटा कैंसल आउट होने वाला है। यानी कि अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस आर्क, वो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस ऑफ थीटा। डी साइन थीटा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फाइनली कैंसल आउट होने वाला है, सबके डी साइन थीटा आपस में कैंसिल होंगे। अब जो वैल्यूज़ रखी नहीं है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख दें। डी ई की वैल्यू हमने रखा के क्यू डी थीटा अपॉन फाई आर स्क्वायर, ये होगा के क्यू डी थीटा डिवाइड बाई फाई, दिस इज आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब बात आ रही है लिमिट की कि आखिरकार लिमिट हम क्या लगाएंगे। अब वेरिएबल पहले देखिए, वेरिएबल थीटा है, के क्यू फाई आर स्क्वायर, सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो पहले जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ही कर लेना, तो के क्यू डिवाइड बाई ये हो गया फाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखेंगे एंगल जो है थीटा वो वेरिएबल है, यानी कि जो हम थीटा डिग्री पे इधर एंगल का चुनाव कर रहे हैं ना, अगर इस एलिमेंट को जस्ट हम यहीं पे लेते, यहीं पे इस लाइन के जस्ट पास, तो थीटा 0 हो जाता। इस एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे लिया जस्ट यहाँ पे लेते
तो थीटा बढ़ते बढ़ते 5/2 तक हो सकता था मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि इस लाइन के इधर हम लोग एलिमेंट को यहाँ भी चूज़ कर सकते थे। जब यहाँ पे चूज़ करते तो -5/2, जब यहाँ पे चूज़ करते तो +5/2, यानी कि -5/2 से लेकर +5/2 तक हम एलिमेंट को कहीं भी चूज़ कर सकते थे। इसका मतलब लिमिट के बारे में तो हमें पता चल गया कि लिमिट आपकी लगने वाली है -5/2 से लेकर +5/2। समझना थोड़ा सा बस यहीं पे होता है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो E = हो गया KQ/5r²। सो KQ डिवाइड बाई 5r²। cos थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, और ये हो गया लिमिट -5/2 से लेकर +5/2। एक बात और, शुरू से हम लोग जो डेरिवेशन की बात करें तो उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि अगर लिमिट को रिवर्स कर दिया जाए तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है। तो इस माइनस को अगर प्लस करना है तो ये लिमिट को रिवर्स कर दो, अपर वाली लोअर कर दो, लोअर वाली अपर कर दो, यानी लोअर +5/2 और अपर आपका हो जाएगा -5/2। ठीक है, सॉरी, cos थीटा का sin थीटा होता है, माफ़ करिएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। तो यहाँ पे लिमिट को चेंज करने की नौबत आएगी नहीं, ये आपका +5/2 हो गया और ये आपका -5/2। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin थीटा ही होता है, प्लस sin थीटा। अब चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं लिमिट की जो फाइनल वैल्यू है 5r², ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट, थीटा की जगह पे करेंगे 5/2, तो हो गया साइन 5/2 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन ऑफ -5/2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे प्लस कर देना पूरा इसको, तो ये हो गया 2 sin 5/2। यानी कहने का मतलब कि 2 को पहले लिख लें KQ, और ये हो गया साइन ऑफ 5/2 डिवाइड बाई नीचे आपका है 5 एंड दिस इज r²। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई सेंटर पे, इसको हमने बोल दिया EC। सो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है कंपटीशन में तो पूछते ही हैं, बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क इज इक्वल्स टू 2KQ sin 5/2/5r²। एक बात और आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे फाई आप एंगल का मेजरमेंट करेंगे वो आप लेंगे इन रेडियन। ठीक है, एंगल हमेशा आपको रेडियन में लेना है सॉरी, आपको डिग्री में लेके कैलकुलेट नहीं करना, तो इस बात का आप खासा ध्यान देंगे। कहने का मतलब जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम आपसे बोलें, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, जो भी डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो निकला था 2KQ sin 5/2/5r²। इसके और भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल आप यही तरीका जानते रहिए। जैसे हमने यहाँ पे थीटा को एज अ वेरिएबल लेके सॉल्व किया है, तो मे बी इसके और भी तरीके हो सकते हैं और होते ही हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं अपने को। अब देखो इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको एक आध देख लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ फिलहाल। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सेमी सर्कुलर आर्क ले लिया, एग्जाम्पल वन हमने ले लिया फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क कहने का मतलब कि ये कुछ ऐसा, ये वाले आर्क की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी हाफ आपका सर्कल है, इस तरह से कोई आर्क है, ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के। चलो मान ही लें कि पॉजिटिवली चार्ज है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लिया Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है R, और बोल देगा बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये पूछ सकता है। तो आपको पता है कि ये फाई कौन सा एंगल होता है, वो वाला एंगल जो आर्क की एक्सट्रीमिटी सेंटर पे सबस्टेंड कर रही है, यानी आर्क के जो एंड पॉइंट है, जो एंगल सेंटर पे बना रहे हैं, वो वाला एंगल वहाँ पे फाई है। अब यहाँ पे देखिए ये एंड पॉइंट ये हैं आर्क के, और ये सेंटर पे एंगल बना रही है कितना, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब हम 180 डिग्री लेके सॉल्व नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। ठीक है, पाई में लेके हमें सॉल्व करना है, साथ ही साथ रेडियस R गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये सेंटर है,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ई सी इज इक्वल्स टू 2kq। अगर q अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज इसको गिवन है, साइन फाई बाई टू, यानी ये हो जाएगा साइन फाई का मतलब आपका पाई बाई टू हो गया, साइन पाई बाई टू डिवाइड बाई ये हो जाएगा फाई आर स्क्वायर। फाई का मतलब ये है पाई, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा 2kq डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें गिवन होंगी। के की वैल्यू आपको पता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्यू आपका टोटल चार्ज गिवन है, आर आपका रेडियस होगा। इसको रख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पे डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, वहाँ से आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात रही सेमी सर्कुलर आर्क है उस केस में। जैसे मान लो कि हमने कह दिया एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का, हमने बोला कि सेमी सर्कुलर आर्क नहीं है, आर्क कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी कि वो क्वार्टर सर्कुलर है। क्वार्टर सर्कुलर मतलब कि ये एक कंप्लीट सर्कल का 1/4 ऐसा कुछ है। तो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ पर भी वही चीज़ मान रहे हैं, क्यों इसको टोटल चार्ज गिवन है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क। ये जो एंगल है 90 डिग्री है। 90 डिग्री कहने का मतलब कि फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाई 2 रेडियन। हमें तो रेडियन से मतलब है, रेडियन में लेके सॉल्व करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी, यहाँ पे सेंटर सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2kq साइन फाई बाई टू। फाई मतलब ये, तो ये हो जाएगा साइन फाई बाई टू। फाई मतलब पाई बाई टू लिख दिया, बाई टू डिवाइड बाई फाई आर स्क्वायर। फाई की वैल्यू है पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू आर स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2kq साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से हमने लिख लिया 1/√2 डिवाइड बाई ये हो गया पाई बाई 2 आर स्क्वायर। यहाँ भी आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आगे आप कर सकते हैं। हम सिर्फ तरीका बताने में इंटरेस्टेड हैं कि आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। तो ये तो बात रही सेमी सर्कुलर आर्क, या फिर आपका क्वार्टर सर्कुलर है, या फिर आपका मान लीजिए 3/4 किसी सर्कल का पार्ट है। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि वो सर्कुलर आर्क की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे सर्कल रिंग के केस में हमने पढ़ा था कि उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ऑलवेज 0 होता है, सेंटर की अगर हम बात करें तो। सिर्फ ऐसा रिंग के केस में नहीं होता, रिंग के केस में होता क्यों था ये भी हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं वो आप थोड़ा जानते रहिए। जैसे कोई भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन अगर हो, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर हो गया, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब कि उसके सारे साइड्स बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। तो नोट में एक चीज़ आप लिख लीजिए, ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि इफ़ equal charges are placed at the vertices of a regular polygon, then net electric field at center will be always 0, always 0। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उसके सेंटर पे, जो भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। कहने का मतलब यही है, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया, सपोज करिए ये हमने मान लिया डायमेंशन जो है ये L है। एंगल के बारे में आपको पता ही है कि सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, और साथ ही साथ इसके वर्टिसेस पे हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया Q,
उस केस में जो इसका सेंटर होगा, सेंटर मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EC वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा EC में नहीं होगा, ये किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के केस में हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और पॉइंट होता है, जैसे मान लो जो कि रिंग की हम लोग बात तो कर ही चुके हैं, ये आपका हो गया रिंग। ठीक है, ये रिंग हो गया, हमने मान लिया कि R इसकी रेडियस है, साथ ही साथ इसको टोटल जो है Q अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है। कई बार क्या करता है कि रिंग से थोड़ा सा पार्ट वो स्प्लिट करके हटा देता है, कट करके, और वो बोलता है कि अब बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंप्लीट रिंग की वजह से तो सेंटर पे 0 होगा, ये तो हमें पता है। ड्यू टू दिस कंप्लीट रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0, हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पार्ट, जैसे मान लो कि हमने यहाँ से ऐसे हटा दिया, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा हमने क्या किया, T थिकनेस का पार्ट जो है यहाँ से हमने गायब कर दिया। हमने बोला कि ये जो T थिकनेस है यहाँ से कट कर दिया गया है, ये कंप्लीट एक रिंग नहीं है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा कितना, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। अब देखिए, एक कंप्लीट रिंग की वजह से आखिरकार सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को विजुअलाइज करिए। हम मान लें कि ये कंप्लीट रिंग है, इसकी वजह से हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, और हमने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। तो सोचो कि ये वाला जो एलिमेंट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, और जस्ट इसके जो अपोजिट वाला एलिमेंट है वो भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के साथ नहीं होता, हर एक एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होता है जो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। जैसे यहाँ इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए सेंटर पे एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे कि देखो इसके जो अपोजिट वाला सेक्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ पे इसका जस्ट जो अपोजिट सेक्शन है, आप इसको देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, टूवर्ड्स द मिसिंग एलिमेंट। अब ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये वाला एलिमेंट बना रहा है। चलो हम मान लें जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला जो एलिमेंट है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यहाँ पे इस डायरेक्शन में। बाकी सबके तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाता और वो इसको कैंसिल आउट कर देता। तो एक बात के लिए तो हम श्योर हैं कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आने वाली है EC, वो होगा टुवर्ड्स द मिसिंग एलिमेंट। जो भी मिसिंग एलिमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और उधर टुवर्ड्स द मिसिंग एलिमेंट, जो मिसिंग एलिमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी। अगर ये T थिकनेस का है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी T थिकनेस का होगा। तो हम सबसे पहले तो ये पता कर लें कि इस T थिकनेस पे चार्ज है कितना। ठीक है, और वही T थिकनेस वाला जो एलिमेंट है, अगर चार्ज हम dq मान लें, तो वही जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बचा रह जाएगा, और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर। तो चलो हमने मान लिया यूनिटरी मेथड का ही यूज़ करें कि 2πr अगर पूरा इसका लेंथ है, हमने बोला था Q इसको पूरा का पूरा चार्ज दिया गया था जब ये कंप्लीट था, कंप्लीट रिंग के फॉर्म में था। 2πr जब है लेंथ रिंग की तो चार्ज दिया गया है Q। अगर यूनिट लेंथ हो तो चार्ज कितना दिया जाएगा, Q/2πr। यूनिटरी मेथड है सिंपल। तो अगर T लेंथ हो एलिमेंट की तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उसको हमने मान लिया dq, एंड dq विल बी इक्वल्स टू Q/2π। dq नहीं माने, चलो dq नहीं माना उसको, क्योंकि डिफरेंशियल पार्ट नहीं है, ये हो सकता है इतना चौड़ा हो। इसको हम मान लें Qt, तो Q/2πr, और ये मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, इसकी जो विड्थ है ये हो गया T, जो इसकी थिकनेस है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आपका हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल्स टू, सॉरी ये EC इज इक्वल्स टू हो जाएगा K, और ये जो चार्ज इस पे है, इस पे चार्ज कितना है QT हमने मान रखा है, तो K QT डिवाइड बाई, इसकी रेडियस कैपिटल R है तो कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका K, और QT की वैल्यू हमने रखी, ये जो चार्ज है कैपिटल QT डिवाइड बाई 2πr, तो QT बाई ये हो गया 2πr, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से R स्क्वायर था तो ये हो जाएगा R³। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर पे। उस रिंग में, जिस रिंग में
टी थिकनेस का सेक्शन गायब है, तो उसमें उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू टी बाई 2πr³। इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, के क्यू टी आपका हो क्यू टी बाई 2πr और ये r²r³। ठीक है। और डायरेक्शन के बारे में हमने देख ही लिया, डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द मिसिंग एलिमेंट। सिर्फ ये यहीं पे काम नहीं करता, एक बात और, एक चीज़ और आप नोटिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई रेगुलर पेंटागन आपको दे दिया, ये रेगुलर पेंटागन सपोज करो कि हमने दे दिया है, ये एक पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन चलो कोशिश करते हैं, मान लेते हैं पेंटागन है। अब यहाँ पे इसके वर्टिसेस पे 4 चार्जेस गिवन है, 4 वर्टिसेस पे, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी। अब बोल दे कि सेंटर पे ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, और चलो ये वाले डिस्टेंस को हम मान ले रहे हैं, ये आपकी आर के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे डिस्टेंसेस आर होंगी। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द मिसिंग चार्ज। यहाँ पे ये हो गया ई सी, जैसे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था ना टूवर्ड्स द मिसिंग एलिमेंट, वहाँ पे होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द मिसिंग चार्ज, जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ई सी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो डेरिवेशन था ये आपको बखूबी समझ में आया होगा। बाकी अगर समझ में नहीं भी आता, फर्दर कंटिन्यू करना कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से। फ़िलहाल अभी इजाज़त दीजिए आप। नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे अब, जो आपका सिलेंडर होता है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो हो या फिर कैसा भी हो, मेटल सिलेंडर है। दूसरा बात करेंगे हम लोग सॉलिड सिलेंडर के केस में। साथ ही साथ कोई प्लेट जिसके कुछ ना कुछ थिकनेस हो, हमने शीट की बात की है, सिर्फ प्लेट की बात नहीं की, उसकी वजह से उसके इंटीरियर पॉइंट पे एक्सटीरियर पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आई थिंक जो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 27-28 लेक्चर हो गए अपने, और काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ों को कवर किया, खास करके डेरिवेशंस को। तो डेरिवेशन आप करना जानिए, क्योंकि डेरिवेशन में अगर आपको एलिमेंट चूज़ करना, ये सब चीज़ें आ गई, लिमिट कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कैलकुलस का बखूबी इस्तेमाल होता है, वो करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू।